शिक्षा मंत्री हैं आप, और शिक्षा की जब बात आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है युवा के बारे में चर्चा करना, एजुकेट करना युवाओं को। कैसे सरकार आगे बढ़ रही है और क्या कुछ योगदान आपका इसमें रहा है अलग से पिछली सरकारों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो? देखिए, हमारा जो भी योगदान है हमारे नेतृत्व के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में होता है। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी हम लोगों के नेता हैं और हमें समय समय पर दिशा देते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 सरकार, इसकी उपलब्धियां यदि बताऊंगा तो अनगिनत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जो पहले कभी एजुकेशन के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता था, मुझे कहने में हिचक नहीं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी प्रदेश की जनता का हो नहीं सकता कि यदि उसकी जनता को कोई राजनीतिक दल ये कहे कि हम तुम्हें नकल का अधिकार देंगे, तुम हमें वोट देना। इस प्रदेश का दुर्भाग्य था। अब वो परसेप्शन बदला है। और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रदेश में पहले एक भी ए श्रेणी का नैक रैंकिंग का विश्वविद्यालय नहीं था, आज 5 विश्वविद्यालय सरकारी A++ रैंकिंग के हो गए हैं, 5 निजी विश्वविद्यालय A++ के हो गए हैं, और एक कल ही झांसी के विश्वविद्यालय को A+ मिला है, और कम से कम 5-7 विश्वविद्यालय A+ या A++ के दरवाजे पे खड़े हैं। रैंकिंग में उत्तर प्रदेश जो सबसे पिछड़ा हुआ था, आज इतना ऊपर उठ रहा है। नए नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, नए विश्वविद्यालय निजी और सरकारी। तो विश्वविद्यालय हमारा अहद था, संकल्प था हमारी सरकार का कि हर मंडल स्तर पर एक सरकारी विश्वविद्यालय होगा, जो संकल्प पूरा हो गया। पिछले ही सत्र में 3 नए सरकारी विश्वविद्यालय के अनुमति प्रदान करके उस संकल्प को पूरा किया है, और अब हर जिले में एक विश्वविद्यालय हो, इस ओर हम चल रहे हैं। माननीय योगी जी की कल्पना है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को उच्च शिक्षा उपलब्ध हो, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। योगेंद्र उपाध्याय जी, कद्दावर मंत्री, कद्दावर नेता। कद्दावर इसलिए कहेंगे कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार 3 बार रिपीट जीत हासिल की, और बहुत बड़े मार्जिन के साथ। उन्होंने भी की है, बहुत बड़े मार्जिन के साथ, और आपने भी की, और दोनों और दोनों आज मंच पर हैं। सवाल मेरा ये रहता है, क्योंकि आपने शुरुआती भाजपा को देखा है, आज की भाजपा और पुरानी भाजपा में क्या तब्दीलियां आई हैं? क्या मानते हैं कि बदलाव सिद्धांत है? सिद्धांत का मतलब होता है जो अंततः सिद्ध हो गया। तो जिन सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ या स्थापना हुई, वह सिद्धांत आज भी कायम है। नीतियां समय के हिसाब से बदलती हैं, योजनाएं आवश्यकता के हिसाब से बनती हैं। तो नीतियां जो हैं वो कुछ बदलाव हुआ है, जो कि समय के अनुसार या देश काल वातावरण के अनुसार, योजनाएं आवश्यकता के अनुसार। लेकिन आज, उस समय शैशव काल था भारतीय जनता पार्टी का, आज यौवन पर है, परचम पूरे देश में लहरा रहा है। अब 400 सीट की उम्मीद हमारा नेतृत्व कर रहा है, जनता देना भी चाहती है। यह बदलाव है। 2 से 400 तक की यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की। क्या बात है। सवाल वही है, क्योंकि 2024 इलेक्शन सामने है, तैयारियां जोरों पर हैं। क्या मैसेज है इस बार? आंकड़ा कहां जाएगा 80 सीटों में से? 80 की 80 आएंगी भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सतत जीवंत संपर्क जनता से रखता है, जन समस्याओं के लिए संघर्ष करता है, उनको समाधान देता है। दूसरा, हमारा नेतृत्व और उस नेतृत्व का कृतित्व इतना शानदार है कि जनता उसको सराहती है। हमारी गंगोत्री भी पवित्र है, हमारी यमुनोत्री भी पवित्र है, तो अविरल गंगा अपवित्र हो नहीं सकती, इसलिए हमारा कार्यकर्ता भी पवित्र है। क्योंकि आप मंत्री हैं, हायर एजुकेशन आपके पास विभाग है, बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि शुरुआती दौर में जो शिक्षा मिलती है हायर एजुकेशन पर जाकर, कहीं ना कहीं वो रिजल्ट है, यानी कि वो रोजगार है। क्या मानते हैं आप? क्योंकि ये आरोप लगते रहे पहले, पूर्व में जो भी सरकारें यहाँ पर रहीं, आरोप लगे कि उत्तर प्रदेश गढ़ है नकल का। कहाँ तक सुधार हुआ है इसमें? यह मैंने अभी आपको बताया कि जो हमको व्यवस्था मिली थी, बंटा ढार व्यवस्था थी एजुकेशन की, आज उसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और ये जो स्टेटस बता रहा हूँ स्तर उठने का, ये एक उसका उदाहरण है।
नकल करने वाले विश्वविद्यालय को नेक के A++ या A+ नहीं मिल सकता, एक बात। दूसरी बात ये कि एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एजुकेशन का हब बने, इसीलिए हर जिले में एक विश्वविद्यालय हो। हर विश्वविद्यालय में नया स्टेप ये है कि जिन अध्ययन के लिए हमारे प्रदेश के छात्र अन्य प्रदेशों में या विदेशों में जाते थे, वही कोर्स वहीं के लोग यहाँ आप अपनी फैकल्टी खोलें और यहाँ शुरुआत करें। अब उत्तर प्रदेश हब बनेगा। उदाहरण के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में पहले मात्र 70-80 विदेशी छात्र पढ़ने आते थे, आज 850 से ऊपर विदेशी छात्र हैं। यानी विदेशों का भी आकर्षण उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, ये इस बात का सबूत है। क्योंकि अभी मनीष असीजा जी थे, पिछले 3 घंटे से हम वार्तालाप कर रहे हैं फिरोजाबाद के विकास की। शिक्षा एक अहम है और फिरोजाबाद में शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं। सवाल मेरा वही है कि शिक्षा के क्षेत्र में योगेंद्र उपाध्याय के आने के बाद कौन सी वो 5 चीजें हुई और कौन सी वो 5 चीजें होने जा रही हैं, ये सवाल है आपसे। ऐसा है, मैंने पहले बताया कि 5 चीज़ों में रैंकिंग बढ़ी है और यहाँ तक कि लखनऊ विश्वविद्यालय को तो UGC का ग्रेड 1 मिला है अभी हाल में ही, थोड़े दिनों पहले, और आगे इसके प्रयास जारी हैं कि सभी विश्वविद्यालय रैंकिंग के हों। अगला स्टेप हमारा होगा, जो आपने आगामी योजना भी पूछी, कि उत्तर प्रदेश के महाविद्यालय भी नेक रैंकिंग में शामिल हों और रैंकिंग को प्राप्त करें, उस स्तर को छुएं जो रैंकिंग नेक रैंकिंग चाहती है। तीसरा, नकल पर रोक लगना, प्रभावी रोक लगी है, और जो पहले पेपर लीक होते थे वो उस पर लगभग अंकुश लग चुका है। यदा कदा कहीं छुटपुट घटना होती है तो शायद उसको तुरंत चेक किया जाता है, क्योंकि हमने प्रश्न पत्रों का वितरण IT से जोड़ा है, टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, इसलिए उसमें अंकुश लगा है। तो ये काफ़ी काम है। बाकी आगामी समय में शिक्षकों का स्तर सुधरे, क्योंकि शिक्षा का स्तर सुधरने के साथ साथ शिक्षकों का भी स्तर सुधरना चाहिए, विद्यार्थियों का स्तर सुधरे, शिक्षा का स्तर सुधरे, शिक्षा का वातावरण बने, ये हमारा प्रयास। अभी पिछले दिनों मैं MP में बैठा हुआ था मध्य प्रदेश में किसी चुनावी कवरेज के चलते, तो वहाँ कई लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो शिक्षा जो भर्ती होती हैं उनकी भर्तियाँ ही नहीं निकल रही। ये क्या है? ये लोगों का कि भर्तियाँ बहुत कम हो गई हैं अपेक्षाकृत जो पहले ज़्यादा होती थी। ऐसा है, अभी भी कम से कम पिछले 2 महीने के अंदर ही 100 से ऊपर टीचर्स की भर्ती का हुआ है इंटरव्यू। आज ही बिजनौर में चल रहा है, आज ही। और क्लास 3 सर्विसेज के चल रहे हैं। 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट हो चुके लगभग 70 लोगों के, जो क्लास 3 सर्विसेज के लोग थे। तो अविरल धारा है, ये चल रही है। हाँ, पिछले दिनों रुकी हुई थी, उसको धीरे धीरे उसके रास्ते के कांटे दूर करना और उसको आगे ले जाना। कल ही हमने बैठक की थी अपने अधिकारियों के साथ और साफ साफ कहा था कि क्या न्यायालय में देवता आते बात निर्णय देने? हमारे और आपके जैसे हाड़बाज के लोग होते हैं। पब्लिक को न्यायालय क्यों जाना पड़ता है, यही निर्णय क्यों नहीं होते? इसलिए निर्णय यही होने चाहिए। जनता को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को न्यायालय का दरवाजा न खटखटाना पड़े, यह योजना बननी चाहिए। क्या बात है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो लीक से हटके कुछ सवाल था। सवाल अचानक जहन में आया तो मैंने पूछा, असीजा ने उसका बखूबी से जवाब भी दिया, पॉइंट बार। मेरे कई मित्र हैं जो आपकी सरकार में ही हैं, मतलब सरकार कहिए या विधानसभा में हैं, वो कई बार ये कहते हैं कि यार भाजपा में मौज फैक्टर नहीं है। तो राजनीति क्या मौज करने के लिए आए थे वो? तो वो मौज फैक्टर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने असीजा जी से समझने की कोशिश की, आपने परिकल्पना बहुत अच्छी दी। तो मौज शब्द के क्या पर्याय हैं? देखिए, एक विधायक के लिए। मैं रिंद हूं इसलिए नहीं पीता। रिंद क्यों पीता है वो रिंद बताता है पीने वाला कि मैं रिंद हूं इसलिए नहीं पीता। हर पैमाने पर तेरी सूरत नजर आती है, उसको अपनी माशूक की सूरत पैमाने पर लगा नजर आती है, फोटो लगाता है इसलिए पी लेता है। हम राजनीति इसलिए नहीं करते कि हमें मौज लेनी है, हम राजनीति इसलिए करते हैं कि हम जनता की सेवा करें और सेवा परिवर्तन का वाहक बने। राजनीति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसलिए करता है।